नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं स्वप्निल आदमने एनजे परिवार की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय आज शनिवार की शाम आपने इस सेशन को देने के लिए चुना। बिकॉज़ यह टाइम आप अपने परिवार के साथ अपने पर्सनल कामों के लिए भी दे सकते थे, बट आपने इन्वेस्टमेंट जैसे सब्जेक्ट को अपना प्राधान्य दिया, इसके लिए मैं ज़ाती तौर से आपका सहर्ष धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेल आज के डेट में अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ नए यूनिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के साथ है। ये आंकड़ा सितंबर 2017 में 1.25 करोड़ लोग थे। पिछले 7 सालों में एडिशनल 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि एसआईपी का बुक जो है इन्वेस्टर्स लोगों का वो बढ़ते जा रहा है। हर एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो बहुत सारे अभी आने वाले समय में तो अच्छे दिन दिखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स को। सो वी एज ए इन्वेस्टर बहुत सारे हमारे पास एक एक लेवल के कंसर्न्स है। मैं एक अगर नया इन्वेस्टर हूँ तो क्या ये सही समय है मुझे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आगे इलेक्शन है, कैसे तो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है। तो क्या मुझे निवेश करना चाहिए, क्या मुझे वन टाइम निवेश करना चाहिए? मैं अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ तो ऑलरेडी मैंने पैसा डाल दिया है, मेरे बहुत सारे अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो ये पैसे कम ना हो तो क्या मैं इसमें से पैसा निकाल लूँ? बिकॉज़ बहुत सारे लोग बाज़ार क्या लगता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ये टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने इस सेशन को चुना है जिसका नाम है व्हाट टू डू इन टुडेज़ मार्केट। तो इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट एंड एमडी नीलेश शाह सर। वैसे तो नीलेश शाह सर को जो इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं उनको परिचय देने की जरूरत नहीं, वह अपने आप में एक संपन्न व्यक्तिमत्व है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लोग उनको जानते हैं। फिर भी जो इन्वेस्टमेंट से नए लोग जुड़े हुए हैं उनके सहूलियत के लिए मैं नीलेश सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। So Nilesh sir is a group president and managing director of Kotak Mahindra Asset Management Company. Nilesh sir lead his team to the best fund house of the year award for all the mutual funds where he has worked out, which are Kotak, ICICI Prudential, and Franklin Templeton Mutual Fund. Nilesh sir is a part of member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. He is a part-time member of Unique Identification Authority of India, UIDAI. He is the member of Board of Association of Mutual Funds in India and a member of Corporate Bond Securitization Advisory Committee of SEBI. तो नीलेश सर आज हमारे साथ एनजे परिवार से सभी इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, बहुतांश इन्वेस्टर नए भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमें मार्केट के ऊपर आप अपने ज्ञान को प्रेरित करें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। Thank you, Swapnil. A very good day to everyone at एनजे परिवार। जैसा स्वप्निल ने बताया, इस वक्त लोगों में काफी दुविधा है, करे तो क्या करे। जिसने अब तक स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया वह ये दुविधा में है कि अब निवेश करे या करेक्शन के लिए रुके। जिसने निवेश कर दिया है वह इस दुविधा में है, ज्यादा पैसा लगाए या जो बना है उसे घर पे लेके आए। मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? म्यूचुअल फंड में निवेश करे या स्टॉक में निवेश करे? स्मॉल कैप में निवेश करे या लार्ज कैप में निवेश करे? बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं। हम लोग सब एक अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ने हमेशा यही दिखाया है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, he hasn't meet a person who can see tomorrow. Subject to that constraint, मैं आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ डेटा रखना चाहता हूं जो आपको मदद करेंगे आने वाले समय में मार्केट कैसे बिहेव करेगा। Let's start on a lighter note.
क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? सवाल सुन के चौंकिए मत। उसके पीछे क्या राज है, कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली, क्या आपको लगता है कि भगवान अब भारतीय बन गया है? कुछ चीजें ऐसी घट रही है जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक ऊपर कोई बैठा है और वह भारत का ध्यान रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के समय लोगों में शंका थी, आशंका थी, कैसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। अब लोग सोच रहे हैं अब की बार 400 पार। एक समय था जब यूएस फेड कहता था रेट्स विल रिमेन हायर फॉर लॉन्गर। अगर आपको 5.5, 6, 7% यूएस ट्रेजरी में मिलेंगे तो फिर कौन इक्विटी में निवेश करेगा? आज वही फेड रेट्स काटने की सोच रहा है। ऑयल के दाम ट्रिपल डिजिट में होने चाहिए, ऐसी घटनाएं घटी हैं। इजराइल हमास का घमासान युद्ध, रेड सी में उथल पाथल, प्रोडक्शन कट बाय सऊदी एंड रशिया, और इन सारी उथल पाथल के बावजूद ऑयल डबल डिजिट में है, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। ग्रोथ, एक समय था लोग 6% आने की बात करते थे, आज 7% से ऊपर, 7.5% से ऊपर आने की उम्मीद है। वोट ऑन अकाउंट में डर था कहीं खैरात न बांटी जाए, फ्रीबीज न बांटी जाए, फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता न चुक जाए। जो वोट ऑन अकाउंट आया वो अनुमान से भी अच्छा निकला। फिस्कल डिसिप्लिन का पाथ और जोर से हमने अपना लिया। एंड फाइनली, पिछली साल बारिश में एल नीनो की वजह से मॉनसून बिलो एवरेज निकला। इस बार कहते हैं कि एल नीनो नहीं होगा और बारिश अच्छी होगी। ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई बैठा है और वो हमारा ध्यान रख रहा है। एक और चीज मुझे ये सोचने के लिए विवश करती है कि शायद भगवान जरूर भारतीय है। आप सभी ने बिरबल की कहानी पढ़ी होगी। अकबर राजा ने बिरबल को कहा, इस लाइन को बड़ी करके दिखाओ छुए बगैर। बिरबल ने नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली, ऊपर वाली रेखा अपने आप बड़ी हो गई। भगवान भी कुछ हमारे साथ ऐसी ही कहानी घड़ रहा है। हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, दूसरे सेल्फ गोल कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन में भिड़ गया, लोगों ने वहां का रास्ता देखना बंद कर दिया। चाइना ताइवान के ऊपर डोरे डाल के बैठा है, लोग वहां पे भी जाना बंद कर देंगे। ब्राजील में कम्युनिस्ट सरकार है तो निवेशक चिंतित है। साउथ अफ्रीका गड़बड़ कर रहा था, वहां पे सोशल टेंशन काफी था, आज भी उसकी वजह से निवेश करते समय लोग डर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपनी लाइन अपने आप बड़ी दिखने लगी है। तीसरा कारण है जो मुझे विवश करता है ये सोचने के लिए कि पक्का अब तो भगवान भारतीय बन गया है। पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी। दो बिल्ली को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, बंदर के पास चले जाते उस रोटी का बंटवारा करने, बंदर पूरी रोटी खा जाता है। भारत पहले पंचतंत्र की बिल्ली था, उसकी रोटी दूसरे बंदर खा जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था ईरान हमें रुपये में ऑयल बेचता था, बाकी सब लोग डॉलर मांगते थे। 6 महीने की उधारी देता था, बाकी सब लोग एडवांस पेमेंट मांगते थे। ईरान से ऑयल लाना लॉजिस्टिकली बहुत सस्ता था, बिकॉज ईरान हमारा सबसे करीबी नेबर है जो ऑयल बेच सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली, ईरान ये सारा पैसा भारत की बैंकों में रखता था और यहां से रुपी में सामान की खरीदारी करता था। हमारी ये रोटी पंचतंत्र का अमेरिकन बंदर खा गया। उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाई और भारत का ऑयल परचेस बंद हो गया। अब हम पंचतंत्र के बंदर बन गए हैं,
शातिर और चतुर। जब अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाई तो पहले की तरह हमने ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, इनफैक्ट उससे सस्ता ऑयल खरीदा। और हम अमेरिका के पास भी गए और कहा हमें फाइटर जेट की इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए, आप देंगे या फ्रांस से खरीदे। तो अब हम पंचतंत्र के वो चतुर बंदर बन गए हैं जो दूसरों की रोटी खा सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के ये लगा रहा है कि ऊपर कोई बैठा है जो हमारा ध्यान रख रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम इकोनॉमी को देखें जो मार्केट को फंडामेंटली सपोर्ट करती है, वह ट्रूली अमृतकाल की इकोनॉमी है। देश का विकास तेज गति से बढ़ रहा है, 8.8% से ज्यादा नंबर आया पिछले क्वार्टर का, और दुनिया का ग्रोथ स्लो हो रहा है। ये कहना मुनासिब होगा कि एक समय में भारत ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती तो हम चलते। आज हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ग्रोथ में तकरीबन 2.5 से 3 गुना हो गया है। अब हम चाइना और अमेरिका के साथ ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं। आज हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चैलेंजेस नहीं है, इकोनॉमी में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे। एक चैलेंज जो कुछ महीनों में हमें आके परेशान कर सकता है वह पावर सिचुएशन है। आज हमारे पावर प्लांट हिस्ट्री के सबसे अधिकतम लेवल पे यूटिलाइज हो रहे हैं, 81% प्लांट लोड फैक्टर है, ऑल टाइम हाई पीएलएफ है। आने वाले समय में अगर पावर की डिमांड रफ्तार से बढ़ती रही तो शायद हमें पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़े। दूसरी चैलेंज जो भारत के सामने है कि अर्बन इंडिया का कंजम्पशन जिस तेज गति से बढ़ रहा है उतना रूरल इंडिया में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। जिस तेज गति से प्रीमियम मार्केट के प्रोडक्ट बिक रहे हैं उतनी तेज गति से मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। जिस गति से टॉप एंड ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं वैसे बॉटम एंड ऑफ पिरामिड नहीं प्राप्त कर रहा। क्लियरली हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन थोड़ा सॉफ्ट है। एक चीज जो भारत के लिए अच्छी है वह है हमारा कैपेक्स साइकिल। कैपेक्स साइकिल काफी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले के मुकाबले काफी सही तरीके से निवेश कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योर होता जाएगा। हम दुनिया से अच्छा कर रहे हैं। आज हमारी लाइन दूसरे देशों के सामने बड़ी दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हमें और तेज गति से मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हैं बिकॉज रिफॉर्म्स की प्रोसेस लगातार जारी नहीं रखते हैं। हमें रिफॉर्म्स की प्रोसेस चालू रखनी है। जियोपॉलिटिकल इवेंट में हमें पंचतंत्र के बंदर बनना है जो दूसरों की रोटी खा जाए। गुड इकोनॉमिक्स इक्वल टू गुड पॉलिटिक्स को जो वोट ऑन अकाउंट ने दिखाया है उसे बाकी सब जगह पे इम्प्लीमेंट करना है। हम एक गरीब देश है, डेवलपिंग देश से विकसित देश बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें फिस्कल डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। फाइनली दुनिया में बड़ी तेज गति से टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी आके दुनिया को बदल रही है। हमें इस टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है, नहीं कि उसकी वजह से लॉस करे। अब मार्केट की बात करें तो एक जो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आए थे वो काफी अच्छे निकले। इस वक्त लगता है FY 25 में निफ्टी 50 की अर्निंग
तकरीबन 1100 से 1150 के बीच में आ जाएगी। NSE 500 की अर्निंग 900 से 950 के बीच में आ जाएगी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से थोड़ी आगे रहेगी। इस अर्निंग्स ग्रोथ से मार्केट में एक बॉटम बना रहना चाहिए। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट ने ये सारी पॉजिटिविटी को डिस्काउंट किया है। लार्ज कैप स्टॉक्स तकरीबन अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से 6% प्रीमियम पे पिछले महीने थे। मिड कैप तकरीबन 20% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं और स्मॉल कैप तकरीबन 44% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। क्लियरली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू मिड एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप से महंगे लग रहे हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो तकरीबन 80% के आसपास रहता था पिछले 15-20 सालों में, वह आज 129% पे ट्रेड हो रहा है। यह वैल्यूएशन काफी पॉजिटिविटी डिस्काउंट कर रहा है। अब यहां से मार्केट कहां जाएगा, कैसे बढ़ेगा, किस रूपरेखा धारण करेगा? यह आशंका सबके मन में है। जब हम ऐसी आशंका कॉलेज के दिनों में रखते थे तो हमने हमेशा उसका निवारण कुछ इस तरह से किया है, शी लव्स मी नॉट। मैं भी आपको इस प्रकार का निवारण देता हूं। एक अनुभव कहता है कि जब भी लार्ज कैप 80% के ऊपर हो जाए टोटल मार्केट कैप में, तो स्मॉल एंड मिड कैप का रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा होता है। ये हमने 2003-4 में देखा, ये हमने 2009 में भी देखा। आज की तारीख में स्मॉल एंड मिड कैप तकरीबन 37% हो गए हैं और लार्ज कैप गिर के 63% हो गया है। पुराना अनुभव अगर याद रखे तो यहां से स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न्स मॉडरेट होंगे और लार्ज कैप में थोड़े बढ़ेंगे, वैसा लगता है जो 2017-18 में देखा था। इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले समय में लार्ज कैप से दुगने के आसपास रहेगी। एवरेज ईपीएस ग्रोथ लार्ज कैप का 24% के आसपास ग्रो होगा FY 24-25 में। स्मॉल कैप तकरीबन हाफ सेंचुरी मार देंगे। अगर अर्निंग्स ग्रोथ मटेरियलाइज होता है तो स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस भी शायद पिछले सालों की तरह लार्ज कैप से अच्छा रहे। एक अनुभव कहता है इलेक्शन के समय में मार्केट अच्छा रिटर्न देती है। सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती है, लोगों की जेब में पैसे आते हैं, मार्केट और इकोनॉमी दोनों अच्छा करते हैं। इस साल इलेक्शन ईयर है तो मार्केट अच्छा करना चाहिए। एक अनुभव कहता है जब भी लीप ईयर हो तो भारतीय मार्केट के रिटर्न ज्यादातर नेगेटिव रहे हैं। इस साल भी लीप ईयर है, क्या इस साल पिछले सालों की तरह नेगेटिव रिटर्न आ सकता है? क्या पता। एक अनुभव कहता है जब भी अमेरिका में ब्याज की दरें कम होती है तो इमर्जिंग मार्केट जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत है वह नेगेटिव रिटर्न देता है। इस साल ब्याज की दरें अमेरिका में कटेगी ऐसा लोगों को लग रहा है। अनुभव ये कहता है कि इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न आने के लिए सेलिंग बढ़नी चाहिए। बट आप देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में तो उनके पास तकरीबन 4 लाख करोड़ का फायर पावर है। कैश ऑन हैंड में, असेट अलोकेशन फंड में अलोकेशन बढ़ा के, ईपीएफओ का अलोकेशन या एसआईपी का फ्लो, ये सारी चीजें मिला के तकरीबन 4 लाख करोड़ का फायर पावर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स के हाथ में देगा तो मार्केट कहां से गिरेगा? मेरे हिसाब से इधर तो ऊपर कोई बैठा है जो हमारा ध्यान रख रहा है, इसलिए बिलीव कर सकते हैं जाको राखे साईया मार सके ना कोई, या भगवान भरोसे बैठते हैं हमारी गाड़ी तो अच्छी चल रही है, भगवान इसे और पार पहुंचा देंगे। मार्केट में निवेश करके ही लोगों का पैसा बनेगा।
कुछ चीजें मार्केट की ऐसी है जो शायद भगवान भी नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके एक पीएसयू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एचडीएफसी बैंक की तरह अच्छी कंपनी है, बट वह आज की तारीख में एचडीएफसी बैंक से ऑलमोस्ट दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। इनका इतना प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों है, ये रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है। भेल और एलएनटी दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन भेल एलएनटी से 7 गुना प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। यह बहुत सारी भविष्य की अच्छी खबरों को डिस्काउंट करता हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक एक्सिस बैंक से दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। दोनों बड़ी अच्छी बैंक है, लेकिन क्या दुगना वैल्यूएशन जस्टिफाएबल है? हमें लगता है इस प्रकार के स्टॉक्स में बिजनेस तो बहुत अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन शायद अपने फंडामेंटल लेवल से आगे बढ़े हैं, बिकॉज इन स्टॉक्स में फ्री फ्लोट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आईओबी में 96% सरकार के पास है, 4% बाजार में है। फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से इस स्टॉक में रिटर्न शायद बहुत ज्यादा है, बिकॉज छोटी सी खरीदारी भी भाव को ऊपर कर सकती है। हमारे हिसाब से इस प्रकार के स्टॉक्स में जहां फ्लोटिंग स्टॉक कम है, वहां पे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले बताया, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये कहना मुश्किल है। बहुत सारी इवेंट है जिसकी घटना होने पे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। यूएस फेड कब रेट काटेगा, इलेक्शन 2024 मार्केट की धारणा से अनुसार रिजल्ट देगा, ऑयल के प्राइस यहीं पे रहेंगे या बढ़ जाएंगे, कंजम्पशन रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें मार्केट की डायरेक्शन को इम्पैक्ट करते रहेंगे। और इसीलिए इस साल मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहेंगे वैसा लगता है। ऐसे समय में आप क्या करें? वेल, अगर आप स्मॉल कैप में है तो सावधानी बरतिए। वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, बट वैल्यूएशन तकरीबन हिस्टोरिकल एवरेज से 40% से ज्यादा ऊपर है। मिड कैप में अंबर सिग्नल है, येलो सिग्नल है, संभल के निवेश करिए। लार्ज कैप ग्रीन सिग्नल है, लंबी अवधि के लिए लार्ज कैप में निवेश करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्विटीज ओवरऑल फेयरली वैल्यूड मार्केट है, इस मार्केट में लिवरेज मत रखिए। लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर में ज्यादा निवेश मत करिए। स्मॉल एंड मिड कैप में अगर जरूरत से ज्यादा निवेश होने की वजह से प्रॉफिट बना है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। फाइनली अगर मुझे 2024 की समरी बनानी हो तो मैं कहूंगा ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगा, इंडिया ओएसिस इन द डेजर्ट बना रहेगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सेकेंड हाफ ऑफ CY24 या FY25 में ब्याज की दरें काटना चालू करेगा, लेड बाय यूएस फेड। दुनिया के 40 देशों में इलेक्शन हो रहा है, भारत से लेके अमेरिका के देशों में इलेक्शन होगा, उस वजह से थोड़ा बहुत खर्चा बना रहेगा जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता रहेगा। फिक्स्ड इनकम मार्केट में सबसे लंबी अवधि की मैच्योरिटी में निवेश करिए, ब्याज की दरें गिरेगी तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। गोल्ड भी अच्छा लगता है सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से, एंड गोल्ड फंड में, गोल्ड ETF में या फिजिकल गोल्ड में आप निवेश करने की देख सकते हैं। इक्विटी में लार्ज कैप में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अच्छा है ऐसा लगता है। पिछले साल लार्ज कैप का रिटर्न स्मॉल और मिड कैप से बहुत कम रहा, इस साल शायद उनसे ज्यादा हो जाए। डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी अच्छा करेगी कंपेयर टू ग्लोबल फोकस्ड कंपनी। डोमेस्टिक ग्रोथ तेज रहेगा, ग्लोबल ग्रोथ सबड्यूड रहेगा। आईटी क्षेत्र में भी निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। नाउ सवाल ये उठता है कि नीलेश भाई ये तो बताया हमें क्या करना है, बट कैसे करना है वो समझाइए। एक जिन निवेशक ने मार्च 2020 में
अपने एनजे पार्टनर को फोन करके कहा था, भैया मुझे और पैसा लगाना है, एसआईपी टॉप अप कर लीजिए, लमसम लगा दीजिए, वह सारे लोग आज अपनी पोर्टफोलियो पोजीशन होल्ड करके बैठ सकते हैं। आप बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, आप सही समय पे चौका लगाने में माहिर हैं, तो आप आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करिए। नया पैसा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में लगाइए रादर देन स्मॉल कैप में, जिसमें मोमेंटम अच्छा है। अगर आपने मार्च 2020 के कोविड समय में बॉटम ऑफ द मार्केट में कुछ नहीं किया, अपनी एसआईपी जो रजिस्टर हुई थी चलने दी, नया पैसा नहीं लगाया, तो आप थोड़ा प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो पे बुक कर सकती है अगर वह आपकी जरूरत से ज्यादा है। न्यूट्रल लेवल पे आके रहिए, लिटिल ओवरवेट लार्ज कैप, लिटिल अंडरवेट स्मॉल कैप एंड इक्वल वेट मिड कैप, इस प्रकार का पोर्टफोलियो बनाए रखिए। नया पैसा लार्ज कैप में लगाइए। आप एक एवरेज इन्वेस्टर है, इस समय आने वाले समय में लार्ज कैप का रिटर्न रिस्क एडजस्टेड अच्छा रहेगा। अगर आपने मार्च 2020 कोविड समय में अपना पोर्टफोलियो बेच दिया, तो फिर आप इस समय थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपने आप को न्यूट्रल रेट पे ला दीजिए। एंड नया पैसा अगर निवेश करना है तो एसआईपी एसटीपी से करिए। हमारे हाथ में ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमारे हाथ में ये है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या करूंगा, नीचे गया तो मैं क्या करूंगा। मैं अपनी फितरत पे ध्यान दूंगा, अपनी रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दूंगा और उस हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड करूंगा। रिस्क टेकर है तो अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखिए, नया पैसा लार्ज एंड मिड कैप में लगाइए। अगर कंजर्वेटिव निवेशक है तो स्कूल से, अगर कंजर्वेटिव निवेशक है जिन्होंने कोविड समय में अपनी पोजीशन होल्ड की थी, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नया पैसा लार्ज कैप में लगाइए। अगर आपने कोविड समय में डर के मारे, भय के मारे बेच दिया था, लॉस बुक कर दिया था, तो इस समय भी आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को न्यूट्रल रेट पे लेके आ सकते हैं। फाइनली सभी निवेशकों से एक ही सलाह होगी, भारत का अमृत काल है। भारत एक डेवलपिंग नेशन से विकसित देश बन जाएगा इस अमृत काल में। आप निवेश करते समय 1, 2, 3 साल का व्यू मत लीजिए, लंबा व्यू लीजिए। 2047 का भारत कैसा होगा, इसको अगर एकदम सिंपल तरीके में कहना है तो ये पटेक फिलिप की एडवर्टाइजमेंट है। यह एक स्विस वॉच कंपनी है और वो कहता है, यू नेवर एक्चुअली ओन अ फिलिप पटेक फिलिप, यू मियरली लुक आफ्टर इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। आप भी इक्विटी में निवेश करिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ जाइए, वह भी क्या याद करेंगे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कौन सी विरासत छोड़ी है। मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको गुजरे हुए बहुत साल हो गए। अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके पास जाता और कहता, पापा जब मल्टीनेशनल कंपनी कोलगेट, लीवर, हेक्स्ट मैरियन रसल, ये नेस्ले, ये सारी कंपनी जब भारत में अपने आईपीओ कर रही थी, शेयर्स बहुत सस्ते बेच रही थी, अगर आपने निवेश किया होता तो आज मुझे काम करने की जरूरत नहीं होती, मैं आराम से मजे कर रहा होता। मेरे पिताजी शायद मुझे कहते, देख बेटा, उस समय तो एनजे जैसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, तेरे जैसा फंड मैनेजर नहीं था जो निवेशकों को सही सलाह दे रहा है, जो निवेशकों को सच्चा रास्ता दिखा रहा है। इस वजह से मैं निवेश नहीं कर पाया। शायद मैं उन्हें माफ कर देता और कहता, पापा कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छी तरह से निवेश करूंगा। अब आप ये सोचिए, आज से 15-20 साल बाद आपके बच्चे आपके पास आए और कहे, पापा जब भारत का अमृतकाल हो रहा था, मम्मी जब भारत एक विकसित देश बनने जा रहा था, आपने निवेश क्यों नहीं किया। ट्रस्ट करिए, आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उनके लिए निवेश निवेश करिए, अमृतकाल में पार्टिसिपेट करिए। मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बट
लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सर। बहुत अच्छे शब्दों से आपने आज मंत्रमुग्ध कर दिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे यानी ये आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी है सर, मैं जस्ट देख रहा था क्वेश्चंस को। तो क्या मैं क्वेश्चंस आपको पूछूं सर, एक दो? हाँ स्वप्निल भाई। या ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो आपने बात करी है वो तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए व्हाट शुड आई डू कर दिया है, बट मैं यहाँ पे एक नया इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास लमसम पैसे है, ठीक है। क्या मैं इलेक्शन के रिजल्ट का राह देखूं तब जाके मैं पैसे डिप्लॉय करूं, और मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं तो मैंने क्या करना चाहिए, ऐसा एक सवाल है। स्वप्निल भाई, मार्केट हमेशा इलेक्शन के बारे में सच नहीं होता। 2004 और 2009 दोनों इलेक्शन के रिजल्ट मार्केट ने गलत डिस्काउंट किए। 2014 और 2019 में मार्केट ने डायरेक्शनली सही डिस्काउंट किया, बट मेजोरिटी आएगी वो उसे पता नहीं था। तो आज ये कहना मुश्किल है कि क्या नतीजे निकलेंगे। मार्केट सही होगा अब की बार 400 पार, या मार्केट गलत होगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक निवेशक है तो एसटीपी कर दीजिए। कुछ पैसा इलेक्शन के पहले लगाइए, कुछ बाद में लगाइए। लंबी अवधि के लिए लगाएंगे तो 2004 में इलेक्शन के पहले लगाया या बाद में लगाया, उससे आपके रिटर्न पे बहुत अंतर नहीं आएगा। आपने 2004 के बाद कितना पैसा रखा, कितने समय के लिए रखा, वह आपके रिटर्न के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट कर देगा। ओके, थैंक्स सर, बहुत सही कहा। एक दूसरा सवाल है कि वही कोविड के वक्त तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैंने 21-22 के बाद कुछ पैसे लगाए हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, और मेरा रिटर्न भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मैं उस पैसे का क्या करूं, मुझे अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू करनी है और फिर बाद में मार्केट जब नीचे हो तब मैंने एसआईपी रिस्टार्ट करनी है, या फिर मुझे कुछ प्रॉफिट बुक करना है और मेरी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, या मुझे थोड़ा बहुत लमसम डालना है? आई गेस लमसम तो आपने बोल दिया कि ये इस बार स्मॉल कैप में थोड़ा सा रोक रोक के रहिए, और बाकी के दो सिचुएशन का मैं क्या करूँ? स्वप्निल भाई, सपोज मुझे बम्बई से सूरत आना है आपको मिलने। नाउ मैं बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन पकड़ू और सडनली देखूं कि एक लोकल ट्रेन आगे चली जा रही है। मेरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे है और लोकल ट्रेन आगे जा रही है। तो मैं क्या अपनी ट्रेन से उतर के लोकल ट्रेन में बैठ जाऊं? अगर वैसा बैठूंगा तो बोरीवली तक ही पहुंचूंगा, सूरत कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आप कौन सी मंजिल पे पहुंचना चाहते हो उस हिसाब से निवेश कर रहे हैं। अगर आपको कल बेटे की शादी करनी है तो जरूर आज रिडीम कर लीजिए। अगर आपको 3 महीने बाद बेटी की पढ़ाई की फीस भरनी है, आज ही रिडीम कर दीजिए। बट अगर आपको 25 साल बाद रिटायर होना है और उस समय इस पैसों की जरूरत है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करिए। पटेक फिलिप की वॉच समझ के बैठे रहिए। तो मार्केट कहाँ जाएगा ऊपर नीचे ये किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े धुरंधर जो बोले हैं उससे उल्टा मार्केट में होता हुआ देखा है। हम खुद मार्केट के स्टूडेंट हैं। हमें नहीं पता 30 साल मार्केट में निकालने के बाद कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर आपके पास समय है तो बैठे रहिए, एक असेट एलोकेशन की डिसिप्लिन बनाइए रखिए। इस वक्त जरूरत से ज्यादा इक्विटी में निवेश हो गया है बिकॉज ऑफ मार्केट राइज, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बट आप ये सोचे कि मेरी एसआईपी चल रही है, अब मार्केट गिरने वाला इसलिए बंद करूं, नीचे में निवेश करूंगा तो गाड़ी मिस हो जाएगी। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, गाड़ी सूरत पहुंच जाएगी, आप नहीं पहुंचेंगे। बराबर सर, ग्रेट ग्रेट। और एक तीसरा क्वेश्चन है, आई थिंक ही इज अ सीनियर सिटीजन प्रोबेबली। भाई मुझे एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम का कोई सोर्स ऑप्शन म्यूचुअल फंड में है क्या, और अगर है तो क्या ये सही समय है, मैं मेरा एज ज्यादा होने के बाद मैं एक वन टाइम पैसा यहाँ पे अभी डाल दूं ये मार्केट लेवल पे? स्वप्निल भाई, अगर आप सीनियर सिटीजन और रिटायरमेंट का कॉर्पस मिला है
तो जाहिर है कि आपको लमसम निवेश करना पड़ेगा। एक रिटायर्ड सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सेफ्टी जरूरी है, बट इतना सेफ भी मत खेलिए कि रन ही नहीं बने। आपको जो रेगुलर पैसा चाहिए उसे आप डायनामिक बॉन्ड फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम में निवेश कर सकते हैं और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा साधन है, जैसे कि रेंटल इनकम आ रही है, आपके बाल बच्चे आपका ध्यान रख रहे हैं, तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम की जगह पे बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। कुछ पैसा अगर आप अपने बच्चों को विरासत में देके जाना चाहते हैं, वह लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड, कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड स्कीम, इसमें आप लमसम पैसा लगा सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी आप लमसम पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो पैसा आपको लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करना है, वह सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश करिए। कुछ पैसा इलेक्शन के पहले, कुछ पैसा इलेक्शन के बाद। इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में एक संतुलन बन जाएगा। डेट आपको रेगुलर रिटर्न देता रहेगा, इक्विटी आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उथल पाथल के बाद अबव एवरेज, अबव इन्फ्लेशन रिटर्न दे पाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन से आपको रियल रिटर्न जनरेट होगा और आपको रेगुलर इनकम भी बनी रहेगी। ग्रेट सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है कि भाई आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू डायरेक्ट इक्विटी और मेरा रिटर्न म्यूचुअल फंड के मेरे एक स्कीम से अच्छा बन रहा है, तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश करूं? क्यों ना मैं ही ये इक्विटी में जाके इन्वेस्ट करूं, डायरेक्ट शेयर लूं? उन टाइप के इन्वेस्टर्स को आपका क्या सलाह रहेगा सर? स्वप्निल भाई, हम तो है ना बस ड्राइवर हैं, बड़ी तोतिंग बस चलाते हैं, हर स्टॉप पे खड़े रहते हैं और लोगों को लेते भी है और उतरने भी देते हैं। आप जब डायरेक्ट निवेश करते हैं तो आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपको किसी भी स्टॉप पे रुकने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को लेने के लिए या उतारने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। बट आपके पास ड्राइविंग स्किल है या आप तकदीर का पैसा खा रहे हैं? ड्राइविंग स्किल होना जरूरी है। अगर आपने स्टॉक रिसर्च करके खरीदे हैं, आप उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके न्यूज़ फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूर डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करिए। एंड मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका रिटर्न हमारे रिटर्न से अच्छा रहे। बट आप किसी की टिप सुन के निवेश कर रहे हैं, किसी टेलीग्राम चैनल में न्यूज आया, टिप आई, उसके ऊपर निवेश कर रहे हैं, किसी को पूछ के भाई कैसे पैसा बना वो देख के निवेश कर रहे हैं, मोमेंटम पे कल चला इसलिए आज खरीद लो ये सोच के निवेश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सही बात नहीं है। आज आपका समय अच्छा है, तकदीर अच्छी है, आपने पैसे बनाए हैं, कल तकदीर रहेगी नहीं रहेगी किसको पता। हमने कई बार देखा है कि जो लोग बगैर सोचे समझे निवेश करते हैं, उनको मोमेंटम में पैसा जरूर बनता है, बट अल्टीमेटली नुकसान करते हैं। अगर आप फंडामेंटली निवेश करें तो हो सकता है कि ऐसे समय काल में आप मोमेंटम को अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसी में पैसा बनता है। ग्रेट सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने इंडियन मार्केट के बारे में बताया, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में क्या ख्याल है? इंटरनेशनल फंड्स के बारे में क्या ख्याल है कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल फंड में डाइवर्सिफाई करें, कितना एलोकेशन करें, और क्या ये सही समय है इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने का? अब मेरे हिसाब से स्वप्निल भाई, हर किसी को 5, 10, 15, 20% अपनी जरूरत के हिसाब से बाहर लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड में $7 बिलियन की लिमिट है, तो पैसा लगाना मुश्किल है। बट आप LRS के जरिए निवेश कर सकते हैं। एंड खुदा न करे कभी ऐसा हो जाए
बट हमारे दो नेबर है पाकिस्तान और चाइना, अगर कल उनके साथ कोई युद्ध हो गया, हम प्रेयर करेंगे ऐसा कभी नहीं हो, वो भी हमारे अच्छे दोस्त बन जाए, बट आज की तारीख में जिस तरह से उनकी चाल चलन है, ये अज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर कुछ ऐसा माहौल बना तो ऑब्वियसली अपनी मार्केट गिरेगी। जो पैसा आपने बाहर निवेश किया है वही आपको डिवर्सिफिकेशन या सिक्योरिटी दे पाएगा। तो ये टाइप के माहौल को नजर रखते हुए आप बाहर थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, बट ये एलआरएस के जरिए लेके जाने पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में ज्यादातर स्कीम में निवेश करना मुश्किल होगा। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर फिर से। एक रियल एस्टेट के बारे में क्या ख्याल है? ये एक क्वेश्चन आया है। मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ? ये एक क्वेश्चन आया है। स्वप्निल भाई, रियल एस्टेट में आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक निवेशक के पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी सब रह सकती है। आप खाने में सिर्फ दाल तो नहीं खाते, दाल रोटी चावल सब्जी सब खाते हैं। तो दाल आपकी फिक्स्ड इनकम है, चावल आपका इक्विटी है, सब्जी आपकी रियल एस्टेट है, रोटी आपकी कमोडिटीज है, सोना। ये चारों का संतुलन बना के अगर निवेश करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ग्रेट सर। So thank you, sir. Thank you, investors. Thanks for giving your valuable time. And Nilesh sir, special thanks to you for generous enough to give time for NJ investors. जैसा कि आपने देखा, नीलेश सर का कहना यह है कि लंबे समय तक के अगर आपको रुकना है तो इक्विटी मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ पे हिकअप आ सके, लेकिन आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको जो उन्होंने एक ये बनाया है मैट्रिक्स, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टेड रहना है। और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, ऐसा कहना है। बिकॉज ये जो भारत का अमृत काल है, इसमें हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम सही वक्त पे और सही देश में पैदा हुए हैं। So thank you, sir, for your valuable time. And with this, we have come to the end of the session. Thank you, investors. आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।